स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के। साथ में ये भी समझेंगे कि वो क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो कैसे हैं, और हम कैसे जो अलग ऑप्शंस हैं उनसे, या जो गलत ऑप्शंस हैं उन्हें हम रेटिफाई कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। व्हाट इज़ द मिक्सचर ऑफ नॉक्स? आपने बहुत सुना होगा एयर पोल्यूशन में नॉक्स का नाम। तो नॉक्स इन चारों में क्या है? आप पॉज करके ज़रूर अपना आंसर पहले खुद से करिए, दोबारा फिर हमारे आंसर से इसको चेक करिए। उसका सही आंसर है सी, NO एंड NO2। नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो एक्सप्लेनेशन चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई NOY? ठीक है, तो आप देख सकते हैं NOY क्या है, नॉक्स और नॉज, यानी जो NOZ है। बहुत से लोगों को उसके बारे में नहीं जानकारी होगी, तो उसको भी समझ लीजिए। नॉज जो है वो क्या होता है, जब कभी नॉक्स के जो कंपाउंड है, यानी कि अभी हमने जो जाने NO और NO2, जब इनका ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है, यानी इनमें ऑक्सीजन का रिएक्शन किया जाता है और इनसे जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉज। तो जो NOY वाला कंपाउंड है इसमें नॉज तो होते ही हैं, साथ में हमारे नॉक्स यानी NO और NO2 भी होते हैं। अब नॉक्स में हमें देखना पड़ेगा कि क्यों NO और NO2 को बताया गया है। तो देखते हैं। देखिए, नॉक्स में आपको दिख रहा है कि जो N है उस N में एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है, और इस वजह से O के आगे X लगा, यानी O में इन्हें नहीं पता कि कितने एटम होंगे। तो ये जो पूरा नॉक्स का मॉलिक्यूल है इसमें N का एक एटम है लेकिन O का नहीं। तो आप ऑमिट आराम से कर सकते थे कि यहाँ पे आपको देखना चाहिए था किन में N में सिर्फ एक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो N में दो है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें N में दो हो गया, ये भी कट हो गया। यहाँ पे आप देखिए तो इसमें तो N में वन है, इसमें भी N में वन है, लेकिन इनके जो बाजू में ये टू है, तो ये नहीं हो सकता। तो अगर आप देखेंगे तो आपको यही ऑप्शन ऐसे भी केमिकली भी फॉर्मूला के थ्रू मिल सकता है। तो जैसा कि हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बेस्ट तरीके बताएं, ताकि जो लोग केमिस्ट्री को ज़्यादा नहीं जानते हैं वो भी आराम से इसे समझ लें। तो ये आपको जो नॉज है और जो NOY है, नौ, ये दोनों आपको नई चीज़ समझ में आ गई होगी। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट में मिक्सचर है बहुत से सब्जेक्ट्स का, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। अब ये जो केमिस्ट्री के सवाल हैं इनको आपके लिए, जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, उनके लिए दिक्कत करेगा। तो पॉज करके इसको ट्राई करिए। तो वीकेस्ट एसिड यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसको समझते हैं कि एक तो वीक एसिड होता क्या है। देखिए, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का मतलब ये है, एसिड वो होते हैं जो H+ आयन रिलीज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में जाने पर, और एक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वो कहलाता है जो एसिड पानी में पहुंचने पर पूरा का पूरा टूट जाए और जितने भी H+ आयन रिलीज कर सकता है वो सारे के सारे रिलीज कर दे। तो अगर कोई वीक एसिड है तो इसका मतलब ये है कि वो उस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं हो रहा है और अपने H+ आयंस को रिलीज अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम समझेंगे कि ये तो हमने एसिड, स्ट्रॉन्ग और वीक समझ लिया, इन चारों में HF ही आंसर क्यों है। तो पहले मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ, जो याद करके रटना चाहते हैं वो इससे समझ सकते हैं। ये HF है, आपको इसका pKa, ये क्या है, ये एसिड डिसोसिएशन वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये 3.1 है। तो आपको दिख रहा होगा इसकी पॉजिटिव है और इन लोगों की नेगेटिव है। तो जितना ज़्यादा ये नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो डेटा की बात आ गई। अब समझ लेते हैं रॉ में। तो देखिए, हाइड्रोजन जो है एक छोटा कंपाउंड है, एक बहुत ही छोटे साइज़ का कंपाउंड है, बहुत ही छोटा साइज़ होता है इसका। अब अगर बात करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे था कौन कौन, फ्लोरीन था, आयोडीन था, Br ब्रोमीन था और Cl क्लोरीन था। जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें ये भी पता होगा कि ये सब 17th ग्रुप में आते हैं, जिसे हम प्यार से हेलोजन कहते हैं। तो ये हेलोजन ग्रुप के सारे लोग हैं, लेकिन फ्लोरीन का छोटा साइज़ है, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन और सबसे बड़ा आयोडीन। तो अब आप सिंपल सी एक चीज़ को समझिए, साइज़ अगर आपने समझ लिया है तो अब आप ये भी समझ जाएंगे। और चीज़ ये है कि क्योंकि ये छोटा है, तो ये जो छोटा है, अगर ये छोटे छोटे दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे जिसे हम कहेंगे HF,
तो ये एक स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि एक छोटी चीज़ के साथ ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बना सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि गरीब गरीब की दोस्ती ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बजाय गरीब और अमीर की दोस्ती के। लेकिन जब HCl के साथ बनाएगा तो Cl का थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ब्रोमीन में और ज़्यादा, आयोडीन में और ज़्यादा। अब इस कहानी को समझिए, जब ये आयोडीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इस वजह से यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन ज़्यादा होता है, और हमें यही चाहिए। क्यों? हम ये चाहते हैं कि जब HI को पानी में डाला जाए तो ये जल्दी से टूट जाए और H+ बन के एसिड वाली अपनी हरकतों को दिखाए। ये HI बहुत जल्दी करता है, क्योंकि वैसे ही H ने एक बड़े I कंपाउंड के साथ, I यानी आयोडीन के साथ कंपाउंड बनाया है, और I वैसे ही साइज में बहुत बड़ा है और ये बहुत ही डिस्टेबल कंपाउंड बनाता है। जबकि जब HF इससे जुड़ता है तो ये लोग एक मजबूत बॉन्ड बनाते हैं, और पानी में या किसी सॉल्यूशन में डाले जाने पर ये H+ आयन रिलीज ही नहीं करता। जब रिलीज नहीं करता तो ये एक वीक एसिड हो जाता है। कौन सी गैस का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है? ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका आंसर नाइट्रोजन होगा, हम सभी को पता है। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी बार आया है। तो ये आप डायग्राम में आराम से देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये सवाल बहुत बार आया है कि नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और आर्गन में सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है? तो ध्यान रखिएगा, आर्गन नंबर 1 पर है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नियॉन आएगा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हीलियम, और फिर लास्ट में क्रिप्टन आएगा। तो आप इसे याद कर सकते हैं बहुत ही आराम से। आपको याद रखना है ANHK, ये नोबल गैसेस कहलाती हैं। नोबल गैसेस जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। इनका ग्रुप 18th है अगर केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कहें तो। ANHK आपको याद रखना है, क्योंकि ये सवाल आया है और आ सकता है। अब बात करेंगे, अगर हाई कॉलीफॉर्म काउंट्स आ रहा है तो ये पानी में क्या दर्शाता है? तो बहुत से लोग इसे जानते हैं कि ये ह्यूमन वेस्ट को दर्शाता है, लेकिन थोड़ी सी इसकी समझ को और अच्छा करते हैं। सबसे पहली बात है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया रॉड शेप्ड, ग्राम नेगेटिव, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल मीन्स मोशन, विच कैन डू मोशन, तो ये मोशन कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं और एसिड और गैस प्रोड्यूस करते हैं। किस टेम्परेचर पर? 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर। यही चीज़ इनकी टेस्टिंग में भी काम आती है, यानी जब हम कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का टेस्टिंग करते हैं तो हम फर्मेंटेशन ही कराते हैं लैक्टोज का, और एसिड और गैस के प्रोडक्शन के बेसिस पर ही पता लगाते हैं वो मौजूद हैं या नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ये पीने के पानी में भी 2 से 3 हफ्ते तक मौजूद रह सकता है। अब बात करते हैं हमारे काम की। तो देखिए, टोटल कॉलीफॉर्म एक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की पूरी प्रजाति है। ये इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन को बताता है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं फेकल कॉलीफॉर्म। तो ये जो हम बात कर रहे थे ह्यूमन वेस्ट के फेकल की, उसमें जो फेकल कॉलीफॉर्म है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डायग्राम है। इसमें फेकल जो है वो एक अलग कैटेगरी है, यानी ऐसा नहीं है कि सारे कॉलीफॉर्म को ही आप ह्यूमन वेस्ट से कोरिलेट कर सकते हैं। और ई कोलाई जो है, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि हेल्दी माना जाता है। हाँ, कभी कभी ये, अगर आप रॉ मीट खा लें या अनकुक्ड फूड खा लें तो ये आपके इंटेस्टाइन में बहुत सी प्रॉब्लम्स कर सकता है, किडनी फेलियर तक कर सकता है, वो अलग समस्या है। लेकिन आप देखेंगे कि ये तीनों कैटेगराइजेशन बिल्कुल अलग है। सारे कॉलीफॉर्म फेकल कॉलीफॉर्म नहीं होते, फेकल कॉलीफॉर्म अलग है, और ई कोलाई बिल्कुल एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है कॉलीफॉर्म्स का। और कॉलीफॉर्म्स जो हैं उन्हें अभी आप देखेंगे कि ह्यूमन वेस्ट जब था तो कोविड की जांच भी फ्रांस में ह्यूमन वेस्ट से कोशिश की जा रही थी। ऐसे ही बिल्कुल ह्यूमन वेस्ट की रेगुलर जांच करके हम वेस्ट जो ह्यूमन का है उससे हम पता लगाते हैं कि इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन कितना हो रहा है थ्रू फेकल कॉलीफॉर्म। कौन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? सो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, हाइब्रिड सीड्स, स्लैश एंड बर्न एंड मोनोकल्चर। तो आपको इसमें एक दाल में काली चीज़ लग रही होगी और वो होगा स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है कि कुछ उगाओ, फसल काटो, उसके बाद सब कुछ जला दो, फिर कोई नई जगह पे जाओ, फिर कुछ नई जगह पे जाओ और सबको जलाते जाओ। तो आप जानते ही हैं कि ऐसे
जो स्लैश एंड बर्न है इसको ज़्यादा हम नहीं मान्यता देते, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन में बताया भी नहीं गया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये टॉपर से हमने लिया है, तो ये यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो आप देखेंगे हाई यील्डिंग सीड्स की बात हुई है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की बात हुई है, मशीनरी को भी डेवलप करने की बात हुई है, और डिजीज रेजिस्टेंस वैराइटीज़ को भी बात हुई है बनाने की, लेकिन स्लैश एंड बर्न की बात कहीं भी नहीं हुई है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? PAH, एल्केन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो इसको हम समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले समझ लेते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है। देखिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये होता है जैसे कि मीथेन, जैसे कि एसिटिलीन। ये देखिए इनके स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं और यहाँ पे इनका नाम भी है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को आप ऐसे समझिए, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें रिंग नहीं होती। और हाइड्रोकार्बन को ऐसे समझिए कि हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिनमें हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन हो, यानी सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इनमें रिंग नहीं होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात ये है। ये स्ट्रेट हो सकते हैं, मतलब जैसे ये स्ट्रेट है, ये ब्रांच्ड हो सकते हैं जैसे ये ब्रांच्ड है, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने ऑप्शन पर देखते हैं। तो पहला ऑप्शन था आपको PAH, जो कि था पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिए ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक शब्द आते ही सब कुछ गलत हो जाए, क्योंकि जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी होती है एलिफैटिक और एक कैटेगरी होती है एरोमेटिक। ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक में रिंग वाले लोग आ जाते हैं और एलिफैटिक में बिना रिंग वाले आते हैं। तो हमारा सवाल एलिफैटिक पे था, तो एरोमेटिक तो इसका आंसर कभी भी नहीं हो पाएगा। यानी एरोमेटिक शब्द आते ही आपको ध्यान में रखना है कि एलिफैटिक और एरोमेटिक बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे नैप्थलीन है, जो आप जानते होंगे, पाइफिनाइल है, ये दोनों कंपाउंड में आपको रिंग दिख रही है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो साइक्लिक में आप देखेंगे कि ऐसी रिंग नहीं है, साइक्लिक बिल्कुल इससे अलग होते हैं। हाँ, लेकिन इनमें कुछ कुछ रिंग या क्लोज टाइप का एक स्ट्रक्चर मौजूद है। अब बात हो रही है कि CO2 यानी COD जो है, COD क्या होता है? ये होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इनमें अंतर आपको अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। BOD क्या होता है? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें जितनी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है जितने जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको ऑक्सीडेशन के लिए कितनी ज़रूरत चाहिए। तो इससे पहले कि हम ये देखें, इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो यानी कि इक्वल या हमेशा ज़्यादा होता है BOD से, मोस्टली 99% ज़्यादा ही होता है। इसको समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसमें बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस दोनों की बात होती है, लेकिन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में सिर्फ ऑर्गेनिक स्पीशीज की बात होती है, यानी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की बात होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।